हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि कल हम लोगों ने वैद्युत विभव का कंप्लीट थ्योरिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए हैं, आज हम लोग जो है अगला लेसन पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं वैद्युत धारिता। सबसे पहले आज हम लोग इसे पढ़ने वाले बेटा कि वर्गीकरण क्या होगा, हम लोग पदार्थों का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि भाई उसी परावैद्युत के प्रकार क्या हैं, फिर आपको हम बता देंगे धारिता क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे और गोलीय चालक की वैद्युत धारिता कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोग इस लेक्चर में जो है कवर करेंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण देखिए, अगर हम पदार्थ को इसके आधार पर उठाएं, चालन के आधार पर, या कहें हम लोग पदार्थों को बांट रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार, तो इन्हें मुख्यतः आप दो वर्गों में बांटते हैं। एक होता है जिसे आप लोग कहते हैं चालक, कंडक्टर्स, इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर, जिसे आप लोग कहते हैं चालक, ये चालक है। और दूसरा जो होता है इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अचालक, या इसी को हम लोग कहते हैं परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, या इसी को आप लोग क्या कह सकते हैं अचालक, कुचालक भी कह सकते हैं, आप कुचालक भी कह सकते हैं। ये सब इसी के नाम है। परावैद्युत को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक, या आपका डाई इलेक्ट्रिक। अगर हम बात करते हैं इसके आगे की अचालक के पदार्थों की, तो चालक किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ, वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है बहुत अधिक या पर्याप्त संख्या में पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं चालक। ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं चालक। जैसे आपका चांदी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं चांदी, हम कहें ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है एल्युमिनियम आते हैं, गोल्ड आता है, ऐसे आपका आयरन आता है। इन सब में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, इसलिए हम लोग इनको कहते हैं चालक। या इसमें कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह सरलता से हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं चालक। अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर की, अचालक की या परावैद्युत की, तो ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह संभव न हो, जिनमें धारा का जो प्रवाह है, ये संभव ही ना हो, उसी पदार्थ को हम लोग कहते हैं क्या? परावैद्युत या अचालक कहते हैं। मेन इसमें परावैद्युत है, तो हम लोग कहते हैं उसी पदार्थ को हम लोग कहते हैं परावैद्युत। क्या आप लोगों को ये बात समझ आएगी नहीं आएगी? भाई ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह संभव ही ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं परावैद्युत या अचालक, या उसी को हम लोग कहते हैं कुचालक कहते हैं। आप जी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अच्छा, अगर हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार की बात करते हैं, तो इसमें कहेंगे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, वो अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होने का मतलब हो गया, अनुपस्थित होते हैं इसका मतलब पाए ही नहीं जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपका पाए ही नहीं जाते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई नहीं आई? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती ही नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है, जीरो होती है उसमें। आप ये ऐसे पदार्थों को हम लोग परावैद्युत अथवा क्या कहते हैं कुचालक, परावैद्युत अथवा कुचालक कहेंगे। जी सर, चलिए इसके आगे बात करते हैं हम लोग। तो पदार्थों को हमने दो भागों में बांट दिया है, एक चालक और दूसरा क्या? अचालक। एक चालक और अचालक या परावैद्युत को, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में पाई जाएगी, उसी को हम लोग कहेंगे चालक। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पाई जाती है, एकदम नहीं पाई जाती, शून्य होती है, उसी को हम लोग कहते हैं अचालक या परावैद्युत या कुचालक के नाम से आप उसको जानते हैं। चलिए इसके आगे बात हम लोग
समझते हैं कैसे क्या कंडीशन। अब अगर हम बात करते हैं पदार्थ की, तो आपने कहा सर पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक होता है चालक और एक होता है अचालक। अचालक या इसी को बड़ा आप कहते हैं परावैद्युत, इसी को परावैद्युत या इसी को हम लोग कहते हैं कुचालक। कुचालक ये इतनी चीजें। अब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या पाई जाती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती है, शून्य होते हैं वो चीज। अगर हम बात करते हैं परावैद्युत की, तो याद रखिएगा परावैद्युत किसे कहेंगे? परावैद्युत ऐसे पदार्थ होते हैं जो धारा का प्रवाह किए बिना वैद्युत प्रभावों को स्थानांतरित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। परावैद्युत किसे कहेंगे? अगर कोई पूछे तो आप कह दीजिएगा भाई जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन ना पाए जाते हो, या आप कह सकते हैं कि धारा का प्रवाह किए बिना वैद्युत प्रभाव को स्थानांतरित कर देने वाले पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युत कहते हैं। आप कहेंगे जी सर अगर हम बात करते हैं परावैद्युतों की, तो परावैद्युत भी आपका दो प्रकार का होता है। आप कहेंगे कौन कौन सा? तो पहला जो परावैद्युत है उसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, और दूसरे को हम लोग कहते हैं क्या? पोलर डाइइलेक्ट्रिक। एक होता है आध्रुवी परावैद्युत और दूसरा होता है ध्रुवी परावैद्युत। एक होता है आध्रुवी परावैद्युत और दूसरा क्या है? ध्रुवी परावैद्युत होता है। आध्रुवी परावैद्युत किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिनमें धनायन तथा ऋणायन के केंद्र क्या होते हैं? समपाती होते हैं। इसको बड़ा हिंदी में कहते हैं आध्रुवी परावैद्युत। इसको हम लोग कहेंगे ध्रुवी परावैद्युत। आध्रुवी किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिनमें धनायन तथा ऋणायन के केंद्र क्या होते हैं? समपाती होते हैं। धनायन तथा ऋणायन के केंद्र क्या होते हैं बेटा? समपाती होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग आध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। और ध्रुवी परावैद्युत किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिनमें धनायन तथा ऋणायन के केंद्र समपाती नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थ को ध्रुवी परावैद्युत कहते हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। मतलब क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है? जी सर आई है। और इसके लिए जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र आपका अनुपस्थित होगा, तो आप देखेंगे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो मान है शून्य। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? शून्य। इसके लिए जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो एक आयतन के लिए आप देखेंगे वैद्युत ध्रुव का मान जो होता है शून्य नहीं होता है। वैद्युत ध्रुव का मान शून्य नहीं होता है, ठीक है ना? वैद्युत ध्रुव का मान शून्य नहीं होता है। मेन हम लोगों को आध्रुवी पढ़ना होता है, ध्रुवी तो बात नहीं होती। तो पदार्थ की अगर बात करते, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। एक तुम्हारा हो गया चालक, दूसरा अचालक परावैद्युत या कुचालक। अगर हम बात करते हैं परावैद्युत की, तो धारा प्रवाह किए बिना वैद्युत प्रभाव को स्थानांतरित कर देने वाले पदार्थ को हम लोग कहते हैं परावैद्युत। अब हम बात करें तीसरे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे सर पूरे दो प्रकार के होंगे। एक ध्रुवी परावैद्युत, आध्रुवी परावैद्युत, और दूसरा है ध्रुवी परावैद्युत। आध्रुवी किसे कहेंगे? जिसमें धनायन तथा ऋणायन के केंद्र समपाती होते हैं, ऐसे पदार्थों को आध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। और दूसरा आपका ध्रुवी परावैद्युत किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिनमें धनायन तथा ऋणायन के केंद्र समपाती नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। अब चलिए बेटा समझते हैं कि ध्रुवी परावैद्युत के क्या क्या हो सकते हैं घटनाएं और इसकी टाइप कौन कौन सी हो सकती है। अब चलिए समझते हैं ध्रुवी परावैद्युत। हेडिंग लगाएंगे आप लोग ध्रुवी परावैद्युत। ध्रुवी नहीं, आध्रुवी परावैद्युत किसे कहेंगे? आध्रुवी, देखो बात समझो। आध्रुवी परावैद्युत अगर हम कहते हैं कि क्या होगा, तो आप कहेंगे ऐसा पदार्थ जिनमें धनायन तथा ऋणायन के केंद्र,
धनायन तथा ऋणायन के केंद्र समपाती होते हैं। ऐसा पदार्थ जिनके धनायन तथा ऋणायन के केंद्र समपाती होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें धनायन तथा ऋणायन के केंद्र क्या होते हैं, समपाती होते हैं, ऐसे पदार्थों को आध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। आध्रुवी परावैद्युत कहते हैं। ये तब है जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र आपका शून्य है। इस स्थिति में वैद्युत ध्रुव आघूर्ण भी क्या है, शून्य। अगर हम इसको किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें, इस पदार्थ को अगर हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें, कहने का मतलब E is not equal to 0, जब आपका E is not equal to 0 है, इसको किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, तो आप देखेंगे, मान लो बाह्य वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है, तो आप देखेंगे कि भाई ये प्लस है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है E वेक्टर, ये मान लो प्लस और ये माइनस, तो इस पर एक बल इधर को, एक बल इधर को, तो आप देखेंगे जो धनायन और ऋणायन के केंद्र संपाती थे, अब उसका एक सिरा प्लस और एक सिरा क्या हो जाएगा, माइनस। ये भी आप देखेंगे कि एक सिरा प्लस और एक सिरा माइनस, एक सिरा प्लस और एक सिरा माइनस। अच्छा, इसका मुख्य रीजन क्या होगा, क्योंकि धनायन पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की समान दिशा में, और ऋणायन पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इससे क्या होगा, जो केंद्र संपाती थे उसका एक सिरा प्लस और अगला सिरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक सिरा प्लस अगला सिरा इस तरीके से हो जाएगा, माइनस प्लस और माइनस प्लस और माइनस। ये भी आप देखेंगे इसका एक सिरा प्लस और एक सिरा माइनस हो जाएगा। इसी को भाई ये जो प्लस और माइनस आपेक्षिक रूप से विस्थापित हो गया, इसी को याद हो परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। इसी को परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण कहते हैं हम लोग। परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत क्या कहते हैं, ध्रुवण। ठीक है, अब इसी को हम लोग कहते हैं परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण। और अब यहाँ पे आप देखेंगे P वेक्टर इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। P वेक्टर इज नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धनायन तथा ऋणायन, धनायन तथा क्या, ऋणायन के आपेक्षिक विस्थापित होने की घटना को, घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। वैद्युत ध्रुवण कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धनायन तथा ऋणायन के आपेक्षिक विस्थापित होने की घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धनायन तथा ऋणायन के आपेक्षिक रूप से विस्थापित हो जाने की घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। आप कहेंगे जी सर यही उपयोग हम करेंगे, ठीक है। अब त्रिपुरा इसके आगे समझते हैं। अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र को इंक्रीज करें, ये जो आध्रुवी परावैद्युत है, इसके सिरों के बीच अगर हम लगाए गए वैद्युत क्षेत्र जो है उनको अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो हम लोग देखते हैं होता क्या है। आप कहेंगे सर चलिए देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ये था, पहले नॉर्मल कंडीशन, आपको हम 3 स्थिति बना के दिखाते हैं। हम कह रहे हैं कि आध्रुवी पदार्थ वो होते हैं जिनके धनायन तथा ऋणायन के केंद्र संपाती होते हैं। E इज इक्वल टू 0 है, तब ऐसी कंडीशन होगी, और ऐसी स्थिति में P वेक्टर का मान भी क्या होगा, 0। लेकिन जैसे ही बाह्य वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं करेंगे, कोई ना कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र उसके सिरों के बीच लगाएंगे, आप देखेंगे इस ये जो कण है इसमें घटना क्या घटेगी, इसका एक सिरा प्लस और एक सिरा क्या हो जाएगा। इसी को हम लोगों ने अभी अभी डिफिनेशन दिया है इसका, ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत क्या होता है, ध्रुवण। धनायन तथा ऋणायन के केंद्र के आपेक्षिक विस्थापित हो जाने की घटना को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। और अब जो है P का मान 0 नहीं होगा, एक कण के लिए बता रहा था, बाकी रिजल्ट इसका आज भी 0 होगा। हम कहेंगे भैया बिल्कुल सही है। अगर हम क्या करें, आरोपित वैद्युत क्षेत्र को इंक्रीज करें, हम कह रहे हैं कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लगातार बढ़ रहा है, कंडीशन में है, लगातार परिवर्तनशील है। तो आप देखेंगे
कि भैया इस पर प्लस पर जो बल लगेगा बाहर की ओर ये, और इस पर लगेगा अंदर की ओर ये, दोनों बल जो है आप देखेंगे बढ़ेंगे। ये बल इसको बाहर की ओर खींचेगा। अरे भाई आपने क्या किया, एक प्लस समझो, ये वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, ये माइनस है, ये प्लस है, हम कह रहे हैं ठीक है वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से, सॉरी ये आपका हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस, बाह्य क्षेत्र। तो इसके बीच जो ये कण रखा हुआ है, विस्थापित हुआ है, ऐसे होगा। इस पर ये बल इधर की ओर, ये बल इधर की ओर तेजी से लगेगा। तो पहले इकट्ठा था, फिर थोड़ा सा दूर हुआ, और अधिक बढ़ाएंगे, ये थोड़ा सा और अधिक दूर हो जाएगा, थोड़ा सा। अब जो संरचना होगी ऐसे हो जाएगी, ठीक। थोड़ा सा और अधिक दूर करेंगे कि ये एकदम अलग होने वाली स्थिति पहुंच जाएंगे, एक माइनस पर प्लस, एकदम अलग होने वाली स्थिति में। और थोड़ा सा अलग कर देंगे तो हो सकता है इसका माइनस अलग और इसका प्लस क्या अलग। इस परावैद्युत की बात कर रहे हैं हम अभी की। देखो पहले दोनों एक में थे, थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र लगाए, ध्रुवण हुआ तो थोड़ा सा अलग अलग हो गए, और वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो थोड़ा सा और दूर जाएंगे, और अधिक वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो आप देखेंगे एकदम अलग होने की स्थिति में आ जाएंगे। और थोड़ा सा भी अगर हम वैद्युत क्षेत्र को यहाँ मैक्सिमम लिख रहे हैं बेटा, और थोड़ा भी अगर हम वैद्युत क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, इस अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को थोड़ा सा भी अगर आप बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे उसका ऋणायन और धनायन क्या हो जाएगा। ऋणायन और धनायन आप देखो बेटा अलग हो जाएगा, और हम कहेंगे ये वो परिसीमा है जहां तक यह अलग होने की स्थिति में पहुंच जाएगी। मतलब इसके जो धनायन और ऋणायन के केंद्र हैं वो एक दूसरे से अलग होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, अलग होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। उसी को भंजक या परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य कहते हैं। उसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अधिकतम मान को परावैद्युत पदार्थ का क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ का क्या होगा, सामर्थ्य कहते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो धनायन और ऋणायन का केंद्र दोनों डिफर हो गया, दोनों जो है आपका हो गया है अलग। जब अलग हो जाएगा तो इसको कहते हैं भंजन। वैद्युत हो गया है और साथ हो गया भंजन। वैद्युत क्या हो गया, ये वैद्युत भंजन की स्थिति में हो गया। वैद्युत क्या, भंजन की स्थिति। धनायन तथा ऋणायन के जो आवेशित कण हैं वो अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि वैद्युत भंजन की स्थिति में पहुंच गए। वैद्युत क्या, भंजन की स्थिति में पहुंच गए। आप मुझे से इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कहते हैं ठीक है वैद्युत भंजन की स्थिति में आपका हो गया। और इस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ का क्या कहते हैं, सामर्थ्य। इस भंजन को ही परावैद्युत पदार्थ का क्या कहेंगे, सामर्थ्य। अच्छा जब भंजन होने लगेगा उसके सिरों के बीच हम एक विभवांतर अगर लगा दें V1 V2, तो इस विभवांतर को जो V1 माइनस V2 है, इस विभवांतर को याद रखिएगा हम लोग भंजक विभवांतर कहते हैं। इस विभवांतर को भंजक विभवांतर कहते हैं। इस विभवांतर को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, भंजक विभवांतर। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है कि नहीं, आई है कि नहीं? आप कहेंगे जी सर आई है। इस विभवांतर को हम लोग कहेंगे बेटा भंजक विभवांतर। ठीक, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, क्या क्या पढ़ लिया है, वर्गीकरण हो गया, परावैद्युत के प्रकार हो गया, और ये आपका वैद्युत भंजन वाला टॉपिक आपका क्लियर। वैद्युत भंजन किसे कहेंगे, वैद्युत भंजन किसे कहेंगे, जहां पे धनायन और ऋणायन के केंद्र अलग अलग होने लगे या एकदम अलग हो जाए तो उसे कहते हैं वैद्युत भंजन। और इस स्थिति में याद रखिएगा जो परावैद्युत पदार्थ है वो चालक बन जाता है। परावैद्युत पदार्थ क्या बन जाता है, चालक। अगर हम बात करें धारिता की, तो चलिए समझते हैं धारिता क्या होता है। अगर हम बात कर रहे हैं बेटा धारिता की, तेज तो नहीं पढ़ाएं भाई, अगर तेज पढ़ाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिएगा, हम स्लो कर रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, थोड़ा सा टॉपिक भी ध्यान देना है। देखिए अगर हम बात करते हैं धारिता, तो इसका शाब्दिक अर्थ अगर आप लेंगे तो धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्या क्षमता। धारिता का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने की क्या क्षमता। भाई आवेश को धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक, जैसे बताए थे अगर हमारे पास मान लो कोई पात्र है और इसमें हम लोग जल धीरे धीरे डाल रहे हैं, इसमें जल अगर इसमें जल डालेंगे धीरे धीरे तो आप देखेंगे जल का तल जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा, जल का जो तल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, वैसे ही आप याद रखिएगा
कि जब हम किसी चालक पर आवेश देते हैं, जब हम किसी चालक पर क्या देंगे, आवेश, तो उसी अनुपात में उसका विभवांतर भी क्या होता है, बढ़ता है। उसी अनुपात में उसका विभवांतर भी क्या होता है भाई, बढ़ता है। बताओ क्या ये टॉपिक आपको समझ में आया है कि नहीं आया? आप कहेंगे जी सर आया। भाई बिल्कुल सेम कंडीशन है, जैसे किसी कोई बर्तन है उसमें अगर हम लोग धीरे धीरे पानी डाल रहे हैं तो पानी का तो बढ़ेगा ना, आपके जी सर बढ़ेगा। हम कहें भैया अगर कोई चालक हो उसको आवेश देंगे तो उसी अनुपात में उसका विभव भी क्या हो, बढ़ेगा। तो ऐसा देखा गया है कि हम लोग ज्यादा आवेश देंगे तो विभव ज्यादा बढ़ेगा, हम लोग कम आवेश देंगे तो विभव भी क्या होगा, कम बढ़ेगा। और इसके लिए एक स्टेटमेंट भी निकाल लिया था कि Q प्रोपोर्शनल टू क्या, Q प्रोपोर्शनल क्या। ये प्रैक्टिकली है कि दिया गया आवेश उसके विभव, उसके फलस्वरूप विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके फलस्वरूप विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर विभव बढ़ेगा तो चालक में दिया गया आवेश भी बढ़ेगा, अगर विभव घटेगा तो चालक को दिया गया आवेश भी क्या होगा, घटेगा। क्यों भी बढ़ा, क्यों बढ़ा, भी घटा, क्यों घटेगा। बात देखिए, हम लोग कहेंगे भैया कि जब हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो जोड़ते हैं कांस्टेंट, और यहां पे हो जाता है Q बराबर C इंटू V। Q बराबर क्या आ जाएगा, C इंटू V, और C एक कांस्टेंट है, C एक कांस्टेंट है। इसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक की वैद्युत क्या कहते हैं बेटा, धारिता कहते हैं। चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बोलते हैं, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। आप कहेंगे चीज, तो अगर हम लोग C निकालते हैं तो C बराबर हो जाता है Q अपान कितना, C बराबर हो जाता है हम लोगों का बड़ा कितना हो जाएगा, C बराबर Q अपान, C बराबर Q अपान, आप जी सर। C को हम लोग चालक की वैद्युत धारिता कहेंगे, Q को दिया गया आवेश, और V उसके फलस्वरूप विभव में होने वाली वृद्धि। आप कहेंगे जी सर। किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके फलस्वरूप विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके फलस्वरूप विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके फलस्वरूप विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत क्या कहेंगे, धारिता कहेंगे। इसके मात्रक की बात करेंगे तो कूलाम पर वोल्ट होती है, कूलाम पर वोल्ट, या दूसरे मात्रक की बात करेंगे तो एक कूलाम पर एक वोल्ट को, पर वोल्ट को हम लोग एक फैराड कहते हैं। एक क्या कहते हैं बेटा, फैराड होता है। अच्छा, इसकी बीमा अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, A2 T2 और W की बीमा जानते होंगे आप लोग, M L2 T-2, ठीक। अच्छा, कैसे निकालें, वोल्ट को बेटा जूल प्रति कूलाम लिखें, कूलाम को ऊपर कर दिया, ठीक है। अब इसकी बीमा हो जाएगी बेटा M-1 L-2 T4 और A2, T4 A2 हो जाएगा, M-1 L-2 T4 और आ जाएगा बेटा A2, ठीक है। अब कैसे निकाले थे, आपको इसका बीमा कक्षा 11 में पढ़े होंगे, वैसे आप निकालिएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा देखते हैं इसके आगे हम लोग करते क्या है। ये हो गया हमारे पास वैद्युत धारिता का कॉन्सेप्ट। इसकी डेफिनेशन भी आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं भाई, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके फलस्वरूप विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। मात्रक जो होगा फैराड होता है। बीमा जो होगा अभी अभी आपने लिखा है, बीमा क्या होगा इसका, इसकी जो बीमा होगी M-1 L-2 T4 और A2 बड़ा। चलिए देखते हैं गोलीय चालक की वैद्युत। मान ले रहे हैं हमारे पास कोई गोलीय चालक है और किसी, ये पहली बात तो आइसोलेटेड है, आपको इतना रखना है ये आइसोलेटेड है, और ये मान ले रहे हैं के परावर्तांक वाले माध्यम में रखा है। इसकी रेडियस जो है, रेडियस जो है R है। जब इसको हम प्लस Q आवेश दी तो प्लस Q आवेश इस पर एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। प्लस Q आवेश इस पर एक समान रूप से बाहरी सतह पर इसके एक समान रूप से क्या हो जाएगा, और इसकी धारिता C है तो C का जो मान होगा C बराबर होगा 4πε0 K, और साथ में क्या हो जाएगा बेटा, C बराबर हो जाएगा 4πε0 K डॉट में R। अच्छा एक बात याद रखना, ये आइसोलेटेड है, ये सिस्टम जो है आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड सिस्टम बोले तो विलगित निकाय है, इसके आसपास कोई दूसरा निकाय नहीं है।
तो आप देखेंगे इसकी धारिता का सूत्र होगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या हो जाएगा R। अब बात अगर करें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान की, तो इसका जो मान होगा वो होगा 1/9 गुणे 10 की घात 9 और साथ में इसका मात्रा क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रा हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इतने को कांस्टेंट मान लें के बच्चा आप चाहते हैं यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि C प्रोपोर्शनल टू K और दूसरा निकाल सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू क्या R। परावर्तांक बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, परावर्तांक घटेगा धारिता क्या होगी घटेगी। अगर गोले की त्रिज्या बढ़ेगी तो धारिता बढ़ेगी, गोले की त्रिज्या घटेगी धारिता भी क्या होगी घटेगी। तो इस तरीके से आज का हमारा सारा टॉपिक खत्म हो गया है। तो मिलते हैं कल जोर शोर के साथ, तब तक तैयारी में अपने लगे रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।